तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ तो हम जो इनकी थ्योरी पार्ट है, जैसे इसमें कास्ट के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं, और साथ में अपने इनकी जो ड्राइंग्स हैं, जैसे किस तरह के दरवाजे या खिड़की आदि बनाएंगे, वो उनकी ड्राइंग्स, उनकी डिटेल्स के बारे में। सो आज अपन बात करेंगे टिम्बर एंड इट्स प्रोडक्ट। नाउ लकड़ी और कास्ट और उसके उत्पाद, तो बेसिकली इसमें क्या है कि व्हाट इट इज़, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। नाउ जैसे कि अब आप लोग जानते हैं कि लकड़ी का उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों में बहुत पुराने समय से हो रहा है। लोहा, सीमेंट आदि निर्माण पदार्थों का उपयोग औद्योगिक कार्यों में बहुत अधिक होने लगा है और इसकी डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। अब इसकी बढ़ती हुई डिमांड को हम किस तरह से पूरा करेंगे, वो बहुत कठिन होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी में, बंगाल में, इन जगहों पे हमें बहुत अच्छे रूप में लकड़ी मिलती है। नाउ विभिन्न तरह के पेड़ों को काट कर जो हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रफ टिम्बर, और जब इसको हम चीर कर धरन और पाटन आदि बना करके उसको उपयोग में लेते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेड टिम्बर या परिवर्तित कास्ट कहते हैं। नाउ इसके साथ में जो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट वी हैव गॉट टाइप्स ऑफ ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों का वर्गीकरण। तो इसमें हमें इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एक्सोजीनियस, बाहरजात पेड़ जिनको कहते हैं, या और दूसरा है अंतर्जात पेड़, इंडोजीनियस। अब इंडोजीनियस वो पेड़ होते हैं जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं, और एक्सोजीनियस या बहिर्जात वो पेड़ होते हैं जो बाहर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो जैसे अब आप देखें तो एक्सोजीनियस, व्हाट इज़ एक्सोजीनियस? तो एक्सोजीनियस यह पेड़ होते हैं जिनके तने की बढ़ोतरी बाहर की तरफ होती है। प्रत्येक वर्ष में इसमें एक वलय रिंग या एनुअल रिंग्स जुड़ जाती है, वलय जुड़ जाती है, जिसे वार्षिक वलय कहें या, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पेड़ के तने में ये वलय बढ़ आ जाती है। इसकी वजह से अगर हम पेड़ को काट के तने हुए से देख करके पता कर सकते हैं कि पेड़ की उम्र कितनी होगी। और नाउ नेक्स्ट है अपना इंडोजीनियस। नाउ इंडोजीनियस में आप देखें तो टाइप्स ऑफ ट्रीज के बाद में इंडोजीनियस। अब इंडोजीनियस में किस तरह के पेड़ होते हैं? इंडोजीनियस पेड़ों की बढ़ोतरी अंदर की तरफ होती है। पेड़ों, केले का पेड़, बांस का पेड़, ताड़, इस किस्म के पेड़ उदाहरण हैं। बांस को छोड़ के अन्य किसी भी की पेड़ की लकड़ी इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग में नहीं ली जाती है। दूसरे, यह लकड़ी हल्की होती है और इसमें जो रेशे होते हैं वो अच्छी तरह से आपस में बंधे हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये मजबूत नहीं होती और इसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं। नाउ अब इसके अलावा अब हम जैसे आगे बात करें तो अब जो आपका बाहरजात पेड़ है उसे ही हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है। तो उसमें भी दो तरह के क्लासिफिकेशन है। इसमें कोनीदार या हमेशा हरे रहने वाले एवरग्रीन प्लांट्स आते हैं या ट्रीज आते हैं, और दूसरा होता है पतझड़ी पेड़ या डेसिडियस ट्रीज। कोनीफर के पेड़ के इसमें सॉफ्टवुड प्राप्त होती है या अपनी नरम कास्ट प्राप्त होती है। इसके पत्ते नुकीले या पॉइंटेड होते हैं, और जो आपके पतझड़ी पेड़ होते हैं उनसे हार्डवुड प्राप्त होती है और इनके पत्ते चौड़े या ब्रॉड लीव्स होती है। नाउ अब इसमें भी हमें दो तरह के जो वर्गीकरण मिले, एक है हार्डवुड और एक है सॉफ्टवुड। नाउ हम अपन हार्डवुड पे बात करेंगे। तो व्हाट इज़ हार्डवुड? तो लकड़ी के हार्डवुड के बारे में जब बात करते हैं तो हाँ, कठोर कास्ट। कठोर कास्ट क्या है, तो कैसे आप इसे पहचानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स द हार्डवुड एंड द सॉफ्टवुड। कठोर कास्ट के कुछ गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। वार्षिक वलय साफ दिखाई नहीं देते, तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी द एनुअल रिंग्स क्लियरली। यह कठोर होती है, हार्ड होती है, एंड इस पर कार्य करना कठिन होता है, एंड टू वर्क अपॉन इट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नाउ ये अपेक्षाकृत भारी होती है, वेट वाइज ये काफ़ी हैवी होती है, और इसका रंग गहरा होता है। इसका जो शेड है या रंग है वो काफ़ी गहरा होता है। इसमें अम्लीय तत्व अधिक होते हैं, इसमें एसिडिक जो आइटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यह अपरूपण प्रतिबलों को प्रतिरोधित करती है, ये फोर्सेस के अगेंस्ट में बहुत अच्छा एक्ट करती है।
इसका गठन सघन होता है और ये मजबूत होती है। इसमें रेजिन नहीं होते, इसमें कोई रेजिन या गोंद नहीं होता। इट्स नॉट रेजिनियस। नाउ शीशम, शाल, टीक, ओक, बबूल, आम की लकड़ी कठोर कास्ट के उदाहरण हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज द सॉफ्ट वुड, नरम कास्ट के गुण। यह अपेक्षाकृत हल्की होती है तथा रंग भी इसका हल्का होता है। वार्षिक वलय साफ दिखाई देते हैं। यह अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है, आसानी से फट जाती है। इसके रेशे सीधे आसानी से फट जाती है। इसके रेशे सीधे होते हैं। तनाव बलों के प्रति यह बहुत मजबूत होती है। इसका गठन टेक्सचर जो है नियमित होता है और इसमें रेजिन पदार्थ होते हैं और यह एक विशेष तरह की सुगंध देते हैं। तो रेजिन होगा तो इससे आपकी विल बी गेटिंग द गुड स्मेल, एक अच्छी गंध आती है। प्रूस, देवदार, चीड़, कैल, वॉलनट आदि नरम किस्म की लकड़ियों के उदाहरण हैं। तो ये जो थे इसके सॉफ्ट वुड के कुछ एग्जांपल्स थे ना। तो इससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको लकड़ी की जो सामर्थ्य के अनुसार स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका फर्दर से डिवीज़न किया गया है उसके बारे में भी कुछ बात कर लें। तो बेसिकली हमने इसको लकड़ी को 3 उसमें डिवाइड किया है। पहला आपका सुपर ग्रुप, दूसरा आपका स्टैंडर्ड ग्रुप और तीसरा है आपका ऑर्डिनरी ग्रुप। तो जो इसमें ई का जो मान है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो आपका 12,600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है सुपर में, अति समूह में। और टंकन तनाव जो है इसका ये 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से अधिक होता है। उसी तरह से जो स्टैंडर्ड ग्रुप है या मानक समूह की है उसमें 9,800 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से अधिक लेकिन 16,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम होता है। और तनाव बंकन प्रतिबल जो है आपका 12 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से अधिक होता है। और उसी तरह से जो तीसरा समूह है ऑर्डिनरी ग्रुप, इसमें जो ई का वैल्यू है वो आपकी 66,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से अधिक लेकिन 9800 न्यूटन पर मिलीमीटर से कम होता है। साथ ही इसमें जो बंकन प्रतिबल है वो 8.5 न्यूटन पर मिलीमीटर अधिकार से अधिक नहीं होता है ना। इसके साथ ही इसमें जो है जो साधारण समूह की लकड़ी है वह 4 मीटर के पार्ट पर काम में ली जा सकती है, जबकि मानक समूह की लकड़ी 4 से 8 मीटर तक के और 8 मीटर से अधिक के पार्ट के लिए हमें अति समूह की लकड़ी यदि सुपर ग्रुप की है उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। नौ इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री है या जो ग्रोथ है उसके हिसाब से, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। तो इसमें आप देखें हमने अलग अलग सारी चीज़ों को साफ साफ दिखाया है कि क्या क्या है। तो यू सी व्हाट इट इज़। पहला तो है इसमें जैसे अपना बात करें तो अपने बाहर की जो है आउटर बार या बाहर की छाल, दूसरा है आपकी इनर बार अंदर की छाल, उसके बाद में आपका ये है कैम्बियम लेयर और उसके बाद आपका है एक बार में थोड़ा सा उसके ले लूँ पॉइंटर डिवाइस। दिस सेंट्रल पार्ट पिथ है। देन आपकी जो गीली लकड़ी है दैट इज़ जो आपकी सैपवुड है। और इसके अलावा हमारे बात करें तो वो इसमें से इसको ना थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाते हैं। सो एक मिनट, ये आपका आउटर बार्क हो गया, ये आपकी हार्टवुड हो गई और इसी के साथ में ये आपकी फिर से इसको मार्क करके दिखा पिथ हो गई, ये आपकी सैपवुड हो गई, ये मेडुलरी वेव जो रेडियस के अलाउंग चलेंगी और दो आइटम इधर के छूट गए। नो हम इसमें ये देखें इनर बार्क हो गया और ये आपकी कैम्बियम लेयर है। सो अब इनके हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा अभी मैंने आपको दिखाया आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। तो इसमें देखें पहला है आउटर बार, इनर बार, कैम्बियम लेयर, सैप वुड गीली लकड़ी जो है, मेडुलरी रेज, देन हार्ट वुड एंड देन पिथ। नेक्स्ट है अपने पास में
आउटर बार्क। अब ये जो बाहरी छाल आपका क्या काम करती है इसके बारे में बात करेंगे। तो बाहरी छाल या आउटर बार्क, तो इसके बारे में बाहरी छाल कहने पेड़ के कटने के बाद तने के माध्यम से पेड़ की डालियों के पत्तों को तक पहुंचाती है खाने को, और जड़ों द्वारा मिट्टी से लिए गए लवण पेड़ का भोजन होते हैं। तरल लवण जब डालियों और पत्तियों से जाता है इसमें से कुछ भाग नमी वाष्प बनकर उड़ जाता है। यह लवण हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं और काफ़ी गाढ़े विस्कस हो जाते हैं, और गाढ़े तरल पदार्थ को हम सैप कहते हैं। तो व्हाट इज सैप, आपको क्लियर हो गया कि जो गाढ़ा तरल पदार्थ बनेगा उसको हम सैप कहेंगे। पतझड़ ऋतु के पेड़ की छाल के नीचे सैप धीरे धीरे नीचे उतरती है और धीरे धीरे लकड़ी में परिवर्तित होती जाती है। गाढ़े तरल पदार्थ से बनी इस लकड़ी की तह को कैम्बियम लेयर कहते हैं, और ये इस तरह से जो लेयर बनेगी, तो आउटर बार्क के बाद में दिस इज सैप वुड जो आपको बता रहे थे ये। समय के साथ कैम्बियम जो परत है की सामर्थ्य बढ़ती जाती है और अधिक सघन होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। पेड़ के तने की बाहरी सतह पर पेड़ की छाल के नीचे हर साल एक नई परत उत्पन्न होती है। इससे एनुअल रिंग्स बनती जाती हैं, है ना। और ये जो वार्षिक वलय है पेड़ की एक साल की बढ़ोतरी को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। पेड़ के काटने के बाद इसके तने की जितनी वार्षिक वलय है उतनी पुराना ही पेड़ होगा, अपन इसको काउंट कर सकते हैं। तने में तारीय रेडियल दिशा में भी रेखा होती है। यह तारीय रेखाएं छाल के नीचे सैप के पेड़ के अंदर की तरफ लकड़ी को भोजन पहुंचाती हैं, अंदर की तरफ ये लकड़ी के भोजन को पहुंचाती हैं। पिच और मेडुला जो सेंट्रल पार्ट है उसके बारे में अपन अब इसमें जैसे आगे बढ़े तो मेडुलरी रेज। अब मेडुलरी रेज क्या है, तो ये बहुत बारीक रेशे जो पित्त के आर्य रूप में बाहर की तरफ जाते हैं और जो वार्षिक बलों को आपस में बांधे रखते हैं, मेडुलरी रेज कहलाते हैं। तो मेडुलरी रेज किसको कहते हैं, जो इनको जितनी अपनी एनुअल रिंग्स हैं इनको होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। मेडुलरी रे बीच में से टूटी हुई हो सकती है। पेड़ के बाहरी भागों से पेड़ के अंदर के भागों तक सैप इन्हीं के माध्यम से पहुंचता है। और हाउ द सैप गोज इनसाइड, तो इन्हीं के थ्रू गोज जाता है और पेड़ के अंदर के भागों का पोषण होता है। कई पेड़ों में साफ दिखाई नहीं देती है, और कई पेड़ों में साफ दिखाई नहीं देती है। बार्क, जैसे अभी हम आउटर स्किन की बात कर रहे थे, पेड़ के विभिन्न परत को बाहरी वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक परत होती है। यह पेड़ का सबसे बाहरी भाग होता है जो कोशिका लकड़ी के रेशों का बना होता है, और समय पर यह परत फट कर उतर जाती है और नई छाल उत्पन्न हो जाती है। तो दिस वाज द बार्क। इसके अलावा जो है अपने पास में पित्त या मेडुला। मेडुला के बाद में हार्टवुड। अपना हार्टवुड की बात करेंगे तो व्हाट इज हार्टवुड। हार्टवुड पित्त के चारों तरफ गहरे रंग की लकड़ी अंतःकाष्ठ हार्टवुड कहलाती है। यह लकड़ी मजबूत, सघन और स्थायी होती है। इसका रंग गहरा होता है, तो बाकी लकड़ी कंपैरिजन में इसका रंग जो है हमेशा यूनिफाइंग काफ़ी डार्क होता है। पित्त क्या चीज़ होती है, तो ये सेंट्रल मोस्ट इनर पार्ट होता है किसी भी पेड़ का। पेड़ के तने को काटने से पेड़ के तने का सबसे पहला उत्पन्न हुआ भाग पित्त या मेडुला या कहलाता है। यह पूर्ण रूप से कोशिका टिश्यू, सेलुलर टिश्यूज का बना होता है। यह पेड़ तना छोटा होता है तो उस समय पित्त में तरल पदार्थ बहुत अधिक होता है जो पेड़ का पोषण करता है। तो जब शुरुआत होती तो पेड़ पोषण करता है। पेड़ के पुराने हो जाने पर पित्त सूख कर मर जाता है और इसके बाद पित्त के चारों तरफ जमे लकड़ी के रेशों द्वारा सैप संचारित ट्रांसमिट होता है और पेड़ का पोषण होता है। पेड़ की डालियों में भी पित्त हो सकता है
लेकिन तने की पिथ के